बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह नौकर अरुंधति के आगे आकर खड़ा हो गया ताकि वह दोनों सिपाही को अरुंधति को न देख पाए। ठीक है, तुम लोगों ने कह दिया, अब जाओ यहाँ से। यह कहते हुए उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नैना यादनी अरुंधति को यह देखा तो मुस्कुरा दी और वापस अपने कमरे में चली गई। वही दोनों सैनिक अब भी एक सम्मोहन की स्थिति में बाहर खड़े थे। उन्होंने खुद को देखा कि एकांतवास महल से भी तरफ से एक सुंदर दिखने लगा था। राजकुमारी अरुंधति बहुत ही सुंदर है, तो क्या यह अफवाह थी कि वह एक बहुत ही बदसूरत और क्रूर राजकुमारी है? वे दोनों आपस में बातें करते हुए महल की तरफ जा रहे थे। वह अपने कमरे में आकर टहलने लगी। वह सोच रही थी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सोचने के बाद यह तय किया कि उसे जाना चाहिए, ताकि जाना, लेकिन इस तरह से कि लोगों के होश उड़ जाए। उसने सोचकर अपने अवसी और रोहन की माँ को बुलाई। ये दोनों उसके सामने खड़े हो गए। अरुंधति उन दोनों के को कुछ समझाने लगी। ठीक है, 2 दिन बाद अरुंधति महल की तरफ जा रही थी, लेकिन उसका जाना साधारण नहीं था। वह कोई कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक राजकुमारी की तरफ महल जा रही थी। वह एक बहुत ही खूबसूरत पालकी के अंदर बैठी हुई थी और पालकी का पर्दा थोड़ा सा हटकर इधर उधर के रास्तों को देख रही थी। हर्ष भी उसके साथ नहीं था। उसने रोहन की माँ को हर्ष की जिम्मेदारी दे दी थी। वह किसी तरह से भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। पालकी के बाहर 2-3 नौकर साथ में चल रहे थे, जिनके हाथ में उपहार थे। उनके हर किसी के हाथ में मॉडर्न जमाने के और कुछ एशियन टाइम के उपहार थे। वह जल्द ही महल के दरवाजे पर पहुंच गए। आप पालकी लेकर अंदर नहीं जा सकते, महल के दरवाजे पर खड़े दरबान ने पालकी को रोकते हुए कहा। तभी एक नौकर आगे बढ़ा कर दरबान के हाथ में चांदी के सिक्के रखते हुए कहने लगा, यह पालकुमारी राजकुमारी अरुंधति की है, उसको दरबार में बुलाया गया है। यह सुनते ही दरबार ने महल का दरवाजा खोल दिया। वह लोग अरुंधति की पालकी को लेकर अंदर की तरफ दाखिल हो गए। आज अरुंधति का फैसला राज दरबार में होना था, इसलिए राज दरबार में उपस्थित था। वही उसके दोनों भाई और पिता भी भीड़ में हाथ जोड़े एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और खुशी के दोनों के भाव आ रहे थे। वह उम्मीद कर रहे थे कि राजा उनके साथ इंसाफ करेंगे। वही राज दरबार के बाहर अरुंधति की पालकी आकर रुक गई। अरुंधति ने अपनी पालकी का पर्दा हल्का सा उठाकर अपने साथ आए नौकरों को इशारा किया। वह नौकर इशारा समझकर एक पालकी से थोड़ी दूर जाकर कुछ करने लगे। तभी तेज धमाके की आवाज़ से राज दरबार तक सुनाई देने लगी। वहाँ के लोग सहम गए। उन्होंने आज तक ऐसे धमाके की आवाज़ नहीं सुनी थी। वह सब राज दरबार, राजकुमारी, राजा समेत सब तेजी से दरबार से निकलकर बाहर आ गए। उन्होंने देखा एक आदमी कुछ जला रहा है और उसमें से तेज आवाज़ आ रही है। वहीं एक आंगन में एक बहुत ही सुंदर पालकी रखी हुई थी और चारों तरफ नौकर थे, जिनके हाथ में लाल ढके हुए कपड़ों में कुछ था। वहाँ पर खड़े लोग अपने कानों पर हाथ लगाए हुए हैरानी और डर से आंगन की तरफ देख रहे थे। वहाँ पर राजा के साथ उनकी 3 रानियां और मुख्य राजकुमार के साथ उनकी दूसरी पत्नी नयन भी थी। यह किसकी पालकी है और तुम लोग क्या कर रहे हो? राजा ने रौबदार आवाज में कहा। पालकी के सबसे आगे खड़े नौकर ने सर झुकाते हुए कहा, राजा जी, यह राजकुमारी अरुंधति की पालकी है। यह सुनते ही सब दरबारी का मुंह खुला रह गया। क्या राजकुमारी अरुंधति कैदी नहीं है? भाई यह सब नैन ने सुना तो वह बेचैन नजर आने लगी। राजकुमार का हाथ, यानी राजकुमार राज का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार नैन को डरते हुए देखा और उसका हाथ दबाने लगे और पालकी की तरफ देखने लगे। आज दरबार पूरा भरा हुआ था। वह सिर्फ देवराय और उनकी पुत्री अरुंधति को अपमान देखने के लिए आए हुए थे। किसी तरह राजकुमार और राजा अपना अपमान करेंगे, लेकिन इस तरह से अरुंधति का आना कहीं न कहीं उनके मुंह पर तमाचा था। उन लोगों ने ध्यान अभी भी उस धमाके की तरफ ही था। वही राजा खुद भी जानने के लिए बेचैन हो रहे थे, यह इतनी तेज आवाज़ कैसे हुई। लेकिन शायद अभी इसका सही वक्त नहीं था। तभी वहाँ खड़ी एक राजकुमारी नयन से कहती है, क्या अरुंधति एकांतवास में नहीं थी? ऐसा तो नहीं लगता, उसका आगमन ही बड़ा ही शानदार लग रहा। आने वाला वक्त किसी का बदलने वाला है। यह कहकर वह हंसने लगी। नैन उसको गुस्से और नफरत से घूरने लगी। नैन का घूरता देखकर वह राजकुमारी डर गई और खामोश होकर एक कोने में खड़ी हो गई। सभी लोग बातें बनाने लगे कि किस तरह से अरुंधति का आगमन हुआ। वही राज की आंखें छोटी छोटी हो गई। तभी राज की रौबदार आवाज में गूंज उठी। सब खामोश हो गए। राजा के इस तरह कहने से सब खामोश हो गए और पालकी की तरफ देखने लगे। सब लोग एक तरफ खड़े हो गए। राजकुमारी अरुंधति, आप पालकी से बाहर आ सकते हैं। यह सुनकर एक नौकरानी पर्दे को साइड किया। राजा भी हैरानी से अरुंधति और उसकी शान और शौकत को देख रहा था। उसे भी हैरानी हो रही थी कि एकांतवास के राजकुमारी न है और रहकर अरुंधति भी, या कोई और। तभी अरुंधति ने पालकी से अपने पैर को बाहर निकाला। उसके खूबसूरत पैरों पर चांदी की पायल चमक रही थी और पैरों में नाजुक काले रंग की जूती थी, जो कि इस युग की थी। जब राजा ने यह देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि हमेशा पालकी से पहले सर निकाला जाता था, पैर नहीं। पैर निकालना सीधा राजा को चुनौती देने के बराबर होता था। यह देखकर सब हैरान रह गए। वहाँ खड़े मंत्री ने कहा, राजकुमारी अरुंधति को मृत्यु का भय नहीं,
सब यही कह रहे थे यह बहुत ही दुष्ट औरत है, वह सीधे सीधे हमारे राजा को चुनौती दे रही है। दूसरे मंत्री ने भी नाराज होते हुए कहा। ऐसे करते करते सबकी आवाजें बुलंद होने लगी। वही अरुंधति के भाई और पिता के चेहरे पर पसीना टपक रहा था। वह लोग जानते थे कि इस तरह करने से राजा सीधे उसे मृत्युदंड देगा। सब खामोश रहे। तभी राजा की आवाज गूंजी उठी। अरुंधति पालकी के अंदर मुस्कुरा रही थी। यह तो उसका पहला कदम था अरुंधति के बदले की। आज उसने पहले अपमान का बदला लेना उन लोगों से ले लिया जो लोग अरुंधति के अपमान का तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। राजकुमार राज दांत पीसते हुए गुस्से से दांत पीस रहा था। वह कैसे उसके पिता का अपमान कर सकते थे। और वह उसके पैसों को देखने लगा। वह कितने सुंदर थे। तभी उसके पास खड़े उसके छोटे राजकुमार ने कहा। राष्ट्रीय गुस्से से अपने छोटे भाई को घूरा। उसके छोटे भाई ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। जब अरुंधति पालकी से बाहर निकली तो उसके पैरों से नीचे तक की एक गुलाबी रंग का गाउन पहन रखा था, उसी से मिलता हुआ जाली टोपी। अरुंधति का अवस्था देखकर सब की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अरुंधति धीरे धीरे चलते हुए राजा के सामने आकर खड़ी होगी। उसने राजा और रानी को बहुत ही सम्मान से प्रणाम किया। राजा ने उसके प्रणाम को जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने दरबारी से कहा, वापस दरबार में चलो, वही बात की जाएगी। यह कहकर वह वापस मुड़ गए। जल्द ही राजा के दरबार लग गया। वही अरुंधति के भाई और पिता एक कोने में खड़े हुए थे। अरुंधति ने अपने नौकरों के साथ दरबार में प्रवेश किया। उसके राज दरबार में पहुंचते ही दरबार में एक तेज खुशबू आ गई। यह सुगंध कैसी है? राजा ने उस सुगंध को सूंघते हुए कहा। दरबारी उस सुगंध को सम्मोहित कर रहे थे और नाक चढ़ाकर सूंघने की कोशिश कर रहे थे। यह सुगंध कहाँ से आ रही है? तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह सुगंध राजकुमारी अरुंधति के आने पर ही हुई है। वही अरुंधति उन लोगों की बात पर ध्यान न देकर दरबार के इधर उधर नजरें कर रही थी। वो अपने पिता और भाई की ढूंढ रही थी। जल्द ही उसे अपने भाई और पिता एक कोने में खड़े नजर आए। उसने बिना किसी परवाह किए तेजी से अपने पिता की तरफ बढ़ गई और जाकर उन्हें गले लगा लिया। उसके पिता ने कितने महीनों के बाद अपनी पुत्री को इस तरह गले लगाया। देवराय उसे गले लगाकर रोने लगा। अरुंधति ने अपने पिता को गले लगाए हुए कहा, पिताजी, मैंने आपको बहुत याद किया, माँ को और अपने भाइयों को भी मुझे आपकी बहुत याद आई। भाई अपने पिता को देखे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी अरुंधति एक तेज आवाज दरबार में गूंज उठी। अरुंधति अपने पिता से अलग होते हुए उसी आवाज की तरफ देखी। यह मुख्यमंत्री थे, उसके बड़े चाचा। उसको देखते ही अरुंधति के अंदर नफरत और गुस्से की लहर उठी। वह धीरे धीरे चलते हुए राज दरबार के बीच खड़ी हो गई। आप राज दरबार की मर्यादा भूल गई हैं, उसके चाचा ने कहा। उसके चाचा को एक डर सता रहा था। जिस तरह से अरुंधति ने राज दरबार में प्रवेश किया था, कहीं ना कहीं राजा उससे प्रभावित जरूर हुए थे, वरना जिस तरह से उसने प्रवेश किया कोई और होता तो मृत्यु को प्राप्त होता। अरे चाचा जी, कैसे हैं आप? बहुत महीने हो गए आपको देखते हुए। फिर अरुंधति उसको ऊपर से नीचे देखते हुए कहने लगी, लगता है चाचा जी आप काफ़ी मोटे हो गए। आपका पेट देखकर बिल्कुल भी ढोलक जैसा लग रहा। ढोलक शब्द सुनते ही बाकी मंत्री सर झुकाकर धीरे धीरे हंसने लगे। उसके चाचा दंग रह गए। यह वह अरुंधति नहीं है जिसको वह जानते थे, या तो कोई और ही है जिसकी किसी से भी डरना नहीं सीखा। न जाने क्यों उसके चाचा के अंदर से अरुंधति से डर महसूस हो रहा था। वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। राजकुमारी अरुंधति, राजा की आवाज़ दरवाजे में गूंज उठी। अरुंधति अपने चाचा से नजरें हटाकर सामने की तरफ देखने लगी। राजकुमारी अरुंधति, आपको एकांतवास से बाहर निकाला जाता, आपका दंड माफ़ किया जाता है आपके पिता और भाइयों के कहने पर, लेकिन राज के मुताबिक आपको 2 महीने महल में बिताने होंगे। इन 2 महीनों में आपको राजकुमार राज के मुताबिक रहना होगा, राजा ने कहा। अरुंधति अपनी जाली वाली टोपी के अंदर से मुस्कुराई और खामोश खड़े होकर राजा को देखने लगी। आपको कुछ कहना नहीं? राजा ने उसका खामोश देखा तो फिर से पूछा। मैं आपकी बात को रद्द करती हूँ। अरुंधति की तेज आवाज़ की दरबार में गूंज उठी। उसकी यह आवाज़ सुनकर राज दरबार में सन्नाटा मच गया। आज पहली बार हुआ था किसी ने राजा की बात को मानने से इनकार कर दिया। अरुंधति राजा के पास बैठे हुए राज को देखा जो गुस्से से लाल हो चुका था। उसने भी जब अरुंधति की बात सुनी तो वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पिता को दरबार में अपमान करने की? राज ने अपनी कमर से तलवार निकालते हुए अरुंधति की तरफ बढ़ा दिया। अरुंधति ने राज को अपनी तरफ तलवार लाते हुए देखा तो अपने बगल में खड़े हुए सिपाही की कमर से तलवार निकाल ली। जैसे ही राज ने अपनी तलवार से मारना चाहा, उसने तलवार से राजकुमार की तलवार को रोक दिया। यह देखकर सारे दरबारी हैरानी से अपनी जगह पर खड़े हो गए। यहाँ तक कि राजा भी हैरानी से अरुंधति को देख रहे थे। उन लोगों ने आज तक किसी भी स्त्री को तलवार चलाते हुए नहीं देखा था। यह वह युग था जहाँ सिर्फ लड़कियां, औरतें भोग की चीज़ें थी और बच्चा पैदा करने के लिए आज पहली बार किसी स्त्री को तलवार चलाते हुए देखा। लेकिन आज जो देखा उनको यकीन ही नहीं हुआ। वही राज के तीनों भाई भी मुंह खोले उन दोनों को ही देख रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने राज की तलवार के वार को रोक लिया। वह भी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी। अभी भी अरुंधति का चेहरा उस जाली वाली टोपी में छुपा हुआ था। राज को अरुंधति का इस तरह से अपनी तलवार रोकने अपना अपमान महसूस हुआ
ओ आप इतनी हिम्मत कैसे हुई, अपने पति के वार को रोकेंगी? चलो ठीक है, देखते हैं आप में कितनी हिम्मत है। आप हिम्मत की बात कर रहे हैं, मुझ में तो इतनी हिम्मत कि आप जैसे घमंडी इंसान को धूल चटा सकती। और अरुंधति अपनी तलवार से राज को पीछे करते हुए कहने लगी, तो ठीक है, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। अगर आप जीत गए तो आप जो कहेंगी वह बात मानी जाएगी। अगर मैं जीता तो आपको मेरा कहना मानना होगा और आपको मेरे महल में मेरी दासी बनकर रहना होगा। और आज तक मैं ना चाहूँ आप उस महल से नहीं निकल पाएंगी। राज ने गुस्से में अरुंधति को चुनौती देते हुए कहा। वही रात दरबार के लोग अपनी सांस रुके हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। दरबार में इतना सन्नाटा छा गया कि अगर कोई सुई भी गिर जाए तो वह विश्व और उन लोगों को सुनाई दे। लेकिन राज की बात सुनते ही अरुंधति के पिता देवराय घबरा गए। वो जल्दी से राजकुमार के सामने आकर खड़े हो गए। राजकुमार क्षमा करे, इसे खुद नहीं मालूम कि ये क्या कर रही है। वह इतने दिनों से अकेली रह रही है। अरुंधति ने जब अपने पिता का हाथ जोड़ते हुए राज के सामने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने मुड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ। मैंने हमेशा आपका मान सम्मान से जीना सीखा है। मैंने दंड भी भोगा लेकिन कभी मान पर आँच नहीं आने दिया। आज आपने मान पर आँच नहीं आने दूंगी। बस मुझे आपका आशीर्वाद दे। देवराय ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो बहुत ही बदली हुई लग रही थी। वह खामोशी से अपने कदम पीछे ले लिया। मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि उनके साथ कुछ भी बुरा न हो। लेकिन उनके पास में खड़े उनके दोनों भाइयों के चेहरे पर तेज था। जिस तरह से उसकी बहन ने राजकुमार की तलवार का वार रोका था, कहीं ना कहीं इससे उन दोनों का मान बढ़ गया था। तुम मान और सम्मान की बात मत करो जिसने आज जन्मे बच्चे का कत्ल किया और किसी की हत्या करने का प्रयास किया। राजकुमार राज ने दांत पीसते हुए अरुंधति से कहा। अरुंधति उसकी बात को हैरानी से सुन रही थी। यह क्या नई कहानी है? उसने सिर झटकते हुए राज से कहा, फालतू बातों मत करो, अपनी चुनौती को पूरा करो। राज गुस्से में भर गया। कुछ ही देर में तलवारों के टकराने की आवाज राज दरबार में गूंज उठी। अरुंधति राज के हर वार को अच्छे से जवाब दे रही थी, बल्कि उसके लिए तो यह बहुत ही बच्चों वाला खेल लग रहा था। वैसे ही नई सीरियल किलर कहलाती थी। वही राज हैरान होकर देख रहा था कि कैसे अरुंधति उसके हर वार का जवाब दे रही है और वह हर जवाब को इतनी आसानी से दे रही है जैसे उसका यह रोज का काम हो। वही राज दरबारी भी हैरान हो रहे थे कि राजकुमार राज से अच्छा तलवारबाज उनके राज्य में कोई नहीं था। अरे उसके राज्य में तो क्या, उसका मुकाबला आसपास के राज्य के लोग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज उनकी पत्नी अरुंधति उसे मात दे रही थी और इतनी अच्छी तलवारबाजी कर रही थी कि राज खुद को कमजोर महसूस करने लगे। तभी अरुंधति ने एक ऐसा वार किया कि राज की तलवार दूर जाकर गिरी और अरुंधति ने अपनी तलवार राज की गर्दन पर रख दी। यह देखते हुए सारे दरबारी अपनी जगह पर खड़े हो गए। राज हैरानी से अपने खाली हाथों को देख रहा था। अरुंधति ने राज की गर्दन पर अपनी तलवार का दबाव थोड़ा और बढ़ाया जिससे हल्का सा खून उसकी गर्दन से निकलने लगा। राजकुमार, एक मीठी सी आवाज राज दरबार में गूंज उठी। अरुंधति ने सामने की तरफ देखा तो उसकी चचेरी बहन नयन आंखों में आंसू लिए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। अरुंधति ने अपनी तलवार राज की गर्दन से हटा ली और अपने चारों तरफ देखने लगी। उसने देखा राज दरबार उसको देखकर डरे हुए थे। वह यही तो चाहती थी, अपने बेटे हर्ष के लिए आगे का रास्ता साफ करना। उसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ पर उसके पिता और दोनों भाई घमंड से सर ऊंचा किए हुए राज दरबारियों को देख रहे थे और वो मुस्कुराने लगी। राजकुमार आप ठीक तो हैं ना? नयन तेजी से राज के पास आई और उसकी गर्दन को इधर उधर कर देखने लगी। अचानक नयन ने अरुंधति का दोनों हाथ पकड़ लिए। अरुंधति इस तरह हाथ पकड़ने से हैरान रह गई। तभी अरुंधति के सर में तेज दर्द होने लगा और उसने कुछ चीज दिखाई देने लगी। उसने नयन का हाथ झटका जिससे वो नीचे गिर गई। राज तेजी से नयन को जमीन से उठाया। नयन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू भरकर अरुंधति को देखने लगी। मुझे क्षमा कर दे बहन, मेरी वजह से आपको एकांतवास में जाना पड़ा। यह सब मेरी गलती। अगर मैं ना होती तो आप दोनों आराम से रह रहे होते। मेरी वजह से आप दोनों अलग हो गए। आप मुझसे नाराज हो। मुझे और राजकुमार राज को क्षमा कर दे। यह कहते हुए राज के बाजू में जा गिरी। अरुंधति मुस्कुराने लगी। उसने अपने जमाने भी ऐसी नौटंकियां देखी थी। वह अरुंधति को मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ न देखकर वह राजा की तरफ देखकर उसने अपने कदम बढ़ा दिए। नयन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरुंधति उसको इस तरह से नजरअंदाज करे। उसने गुस्से में अरुंधति के पीछे जाकर उसकी सर की टोपी खींच ली ताकि उसकी बुरी सूरत देखकर सब उससे नफरत करे और शायद उसकी ज़िंदगी में की यह पहली गलती थी। इस तरह से टोपी खींचने से अरुंधति के बाल खुल गए और खिड़की और दरवाजे से आती हवा की वजह से उसके बाल लहराने लगे। खिड़कियों से आती हुई हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका गोरा चेहरा तेज से चमक रहा था। उसके गुलाबी होठ, आंखों में काजल तिल कमान जैसे भौवे सुंदर शरीर की बनावट उसको बहुत ही सुंदर बना रहे थे। अरुंधति को देखते ही राज दरबार में सन्नाटा मच गया। सबकी आंखें खोले अरुंधति को ही देख रहे थे।
नयन 2 कदम पीछे होगी, उसके चेहरे से पसीना छूटने लगी। वही हाल उसके पिता मुख्यमंत्री का था। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हो सकती। नयन अंदर ही अंदर चीख रही थी। उसे अरुंधति से डर महसूस होने लगा था, क्योंकि जिस तरह अरुंधति ने उसे घूर कर देखा, नयन को उसकी आंखों में एक चेतावनी मिली। राज और उसके भाइयों की भी हालत खराब हो गई। उन्हें पता था कि अरुंधति बदसूरत होने से पहले खूबसूरत थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। उन लोगों ने नहीं पता था। राज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी इधर उधर नजर घुमाई और अपने भाइयों को अरुंधति को घूरते देखा तो उसके अंदर एक बेचैनी सी महसूस हुई। उन तीनों राजकुमार पर अरुंधति की सुंदरता का तीर लग चुका था। वही अरुंधति किसी पर ध्यान न देकर राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई। महाराज, मैंने चुनौती जीत ली है। अरुंधति के बोलने पर ही सब होश में आए। राजा हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी अरुंधति इतनी बड़ी तलवारबाज। बताइए आप क्या चाहते हैं? अरुंधति ने अपना सर झुकाते हुए बड़े सम्मान से कहा, महाराज, मेरे कहने से पहले मैं आपको कुछ उपहार देना चाहती हूँ, क्या आज्ञा है? राजा ने इशारे से अरुंधति को उपहार देने के लिए कहा। अरुंधति ने ताली बजाई और कुछ ही देर में 2-3 नौकर अपने हाथों से बनाई थाल लेकर दरबार में पहुंच गए। अरुंधति उनके पास जाकर खड़ी थाली से लाल कपड़ा हटाती है तो राजा के सामने ले जाकर खड़ी हो जाती है। यह क्या है? राजा की हैरत भरी आवाज उस दरबार में गूंज उठी।